नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे भारत में बैंकिंग प्रणाली। तो सबसे पहले देखते हैं बैंकिंग। बैंक एक ऐसी संस्था है जो लोगों से जमा डिपॉजिट स्वीकार करती है। आप जमा करते हैं, इसके बदले साख निर्माण करके अग्रिम ऋण लोन देती है। आप लोन भी लेते हैं। अर्थात ऐसी संस्थाएं जो किसी देश के वित्तीय व्यवहार में भागीदार होती है, बैंक कहलाती है। इस प्रकार की संस्थाओं की कार्य निम्नलिखित है। ये संस्थाएं लोगों से जमा स्वीकार करती तथा उन जमाओं पर ब्याज इंटरेस्ट देती है। ये संस्थाएं लोगों को ऋण उपलब्ध कराती तथा उन ऋणों पर ब्याज लेने का कार्य करती है। विदेशी व्यापार में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। ये कार्य संगठित क्षेत्र द्वारा भी किए जा सकते हैं और असंगठित क्षेत्र द्वारा भी। अतः बैंकिंग संरचना भी दो प्रकार की हो सकती है, संगठित बैंक रचना और असंगठित बैंक रचना। संगठित बैंक रचना ऑर्गेनाइज्ड बैंक स्ट्रक्चर संगठित बैंक व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक तथा वाणिज्यिक बैंकों को रखा जाता है। सामान्यतः बैंकिंग शब्द का प्रयोग संगठित बैंकिंग के लिए ही किया जाता है। असंगठित बैंकिंग रचना अनऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग स्ट्रक्चर असंगठित बैंकिंग के अंतर्गत साहूकारों तथा महाजनों मनी लैंडर्स इत्यादि को रखा जाता है, जिन्हें देशी बैंकर भी कहा जाता है। इन पर भारतीय रिजर्व बैंक का कोई नियंत्रण नहीं होता है। संगठित और असंगठित बैंकिंग में अंतर, डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग। संगठित बैंकिंग व्यवस्था में साख का निर्माण कानूनी तौर पर किया जाता है, जबकि असंगठित बैंकिंग में साख का निर्माण आपसी विश्वास पर होता है। संगठित बैंकिंग व्यवस्था सीधे भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण में कार्य करती है, जबकि असंगठित बैंकिंग व्यवस्था भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण से मुक्त है। स्वतंत्रता के पश्चात बैंकिंग व्यवस्था में प्रोत्साहित करने के कारण लोकतांत्रिक एवं समाजवादी आदर्शों का पालन करना, वित्तीय प्रणाली को जोड़ना, ब्याज दरों में समानता लाना, असंगठित बैंकिंग की अव्यवस्था को दूर करना, आर्थिक एवं सामाजिक शोषण को रोकना, वित्तीय व्यवस्था को निजी नियंत्रण से मुक्त करना, वित्तीय समावेशन को बढ़ाना। जैसा कि स्वतंत्रता से पहले ही बैंकिंग सिस्टम चालू हो गया था, बाद में इसको और अच्छा बनाया गया। समग्र रूप से आर्थिक समाजवाद की दिशा में एक कदम था। बैंकिंग प्रणाली का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग सिस्टम। आधुनिक बैंकों का आरंभ 1157 में इटली में बैंक ऑफ वेनिस की स्थापना के साथ माना जाता है। तत्पश्चात 1401 ईस्वी में बैंक ऑफ बार्सिलोना, 1407 में बैंक ऑफ जेनेवा तथा 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हुई। 18वीं शताब्दी में सार्वजनिक पूंजी वाली कंपनियों के प्रवेश के साथ ही बैंकिंग क्षेत्र के विकास में तेजी आई। भारत में बैंकिंग विकास, डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। प्रथम चरण 1806 तक प्राइमरी स्टेज में भारत का प्रथम बैंक सन 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से कलकत्ता, वर्तमान कोलकाता में स्थापित किया गया। पूर्णतः यूरोपीय बैंकिंग पद्धति पर आधारित इस बैंक की स्थापना अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा की गई, जिसे शीघ्र ही बंद कर दिया गया। द्वितीय चरण 1806 से 1860 ईस्ट इंडिया कंपनी के हितों में ध्यान रखते हुए निजी अंशधारियों द्वारा भारत में 3 प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना की गई। 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे, 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई। ये तीनों बैंक सरकार के नियंत्रण में थे। सन 1862 तक इन्हें नोट निर्गम इशू का अधिकार भी प्राप्त था। मूल रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी के ही कार्य करने के कारण 3 प्रेसिडेंसी बैंक असफल हो गए। सन 1921 में इन तीनों बैंकों में आपस में मिलकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। तृतीय चरण 1860 से 1913 तक, थर्ड स्टेज। 1865 में इलाहाबाद बैंक, सन 1821 में अलायंस बैंक ऑफ शिमला एवं अवध कमर्शियल बैंक, 1894 में पंजाब नेशनल बैंक तथा 1901 में पीपुल्स बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। सीमित देयता के आधार पर 1881 में स्थापित अवध कमर्शियल बैंक भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक था। पूर्ण रूपेण भारतीयों द्वारा स्थापित तथा संचालित पहला बैंक पंजाब नेशनल बैंक था, जिसकी स्थापना 1894 में की गई थी।
1906 में बैंक ऑफ इंडिया, 1908 में बैंक ऑफ बड़ौदा, 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, 1913 में बैंक ऑफ मैसूर की स्थापना की गई। चौथा चरण 1913 से 1939 तक फोर्ट स्टेट में प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद भारत में बैंकिंग का विकास तीव्र हुआ। 1921 में तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को आपस में मिला के इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। 1930 में केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति ने अपने प्रतिवेदन में सुझाव दिया कि देश में सुदृढ़, सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित बैंकिंग व्यवस्था की स्थापना के लिए केंद्रीय बैंक की स्थापना का तथा व्यापक बैंकिंग अधिनियम बनाने पर बल दिया। इस समिति के सुझाव पर के आधार पर 1934 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम पारित किया गया। परिणाम स्वरूप 1 अप्रैल 1935 से भारतीय रिजर्व बैंक को कार्य करना आरंभ कर दिया। पंचम चरण 1939 से 46 तक बैंकिंग विस्तार की अवधि कहा जाता है। सभी बैंकों के मांग निक्षेप की मात्रा में वृद्धि की गई। नए बैंकों की स्थापना के साथ पुराने बैंकों द्वारा नई शाखाएं भी खोली गई। इसी चरण में यूनाइटेड कमर्शियल बैंक तथा हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक 1943 की स्थापना हुई। षष्ठम चरण सन 1946 से 1991 तक। 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन किया गया। मार्च 1949 में भारतीय बैंकिंग अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित बैंकों का निरीक्षण करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को व्यापक अधिकार दिए गए। 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया तो इसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक रख दिया गया, SBI। 19 जुलाई 1959 तक 15 अप्रैल 1981 को क्रमशः 14 तथा 6 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1975 में राष्ट्रीय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रूरल रीजनल डेवलपमेंट बैंक की स्थापना करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई, जिसके ग्रामीण क्षेत्र को अधिक मात्रा में वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जा सके। ग्रामीण बैंक शुरुआत करने का क्रेडिट बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को जाता है। उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है। सप्तम चरण 1991 से अब तक। 1991 में नई आर्थिक नीति लागू होने के बाद 1993-94 में निजी क्षेत्रों को पुनः बैंक खोलने की अनुमति दी गई। इसके साथ ही विदेशी बैंकों को भी भारत में अपना विस्तार तथा नई शाखाएं खोलने की अनुमति दी गई। बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770, बैंक ऑफ बंगाल 1806, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840, बैंक ऑफ मद्रास 1843, इलाहाबाद बैंक 1865, अवध कमर्शियल बैंक 1881, पंजाब नेशनल बैंक 1894, बैंक ऑफ इंडिया 1906, बैंक ऑफ बड़ौदा 1908, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911, इंपीरियल बैंक 1921, बैंक ऑफ मैसूर 1931, भारतीय स्टेट बैंक 1955, IDBI 1964, ICICI 1994, HDFC 1977, एक्सिस बैंक 1993। इस तरह से शुरुआत हुई। थैंक यू।